नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा और संवेदना आधार पाठ्यक्रम तृतीय सेमेस्टर एकल प्रश्न पत्र। आज मैं आपको इस प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगी। इकाई 1 में हमें आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का पढ़ना है। जवानी काव्य श्री माखनलाल चतुर्वेदी का विज्ञान परिभाषा शाखाएं संक्षिप्त इतिहास। सपनों की उड़ान APJ अब्दुल कलाम प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार हमारा जीवन त्रुटि संशोधन। इकाई 2 में आपको पढ़ना है शिरीष के फूल। यह निबंध है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी कृत। विकास का भारतीय मॉडल धर्मपाल जी का है। निबंध लेखन की कला संधि समास संरचना और प्रकार निराला। ये संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। मांडव यात्रा वृतांत पंडित राम नारायण उपाध्याय। हिंदी भाषा का मानकीकरण भारतीय कृषि जीवन उद्भव और विकास जनजाति जीवन उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इकाई 4 में आपको पढ़ना है महाजनी सभ्यता। यह निबंध प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियां सौर मंडल ब्रह्मांड और जीवन शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद का। और साथ में आपको इस इकाई में संक्षिप्तियां भी पढ़नी है। इकाई 5 में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। फिल्टर तो चाहिए ही डॉक्टर देवेंद्र दीपक। भारतीय वनस्पतियां और जीव पर्यावरण भोला राम का जीव। ये व्यंग है हरिशंकर परसाई कृत। आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र का। आइए अब हम ओवरव्यू देखें। सबसे पहले हम चलते हैं आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आचरण से अभिप्राय उस क्रियाकलाप और मनोवृत्ति से है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं और व्यवहार वह है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति करते हैं। श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है और यदि हमें सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो अपने को श्रेष्ठ सुंदर और दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना होगा। कहा जा सकता है कि जीवन में आचरण का अपना महत्व है। आचरणहीन इंसान की वैल्यू या कीमत उसका समाज स्वयं भी नहीं करता है। दूसरा अध्याय है जवानी। यह काव्य है कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख गरम दल के कवियों के अंतर्गत आते हैं। पुष्प की अभिलाषा तो माखनलाल चतुर्वेदी की के नाम का पर्याय ही बन गई थी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनासक्त कर्मयोगी वीर योद्धा की तरह जीवन बिताने वाले कलम के सिपाही पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का भाव जगत प्रधानता राष्ट्र प्रेम की पुनीत भावनाओं से परिपूर्ण था। देश के लिए जीना, यहाँ देश स्पेलिंग मिस्टेक है। देश के लिए जीना मरना उनकी भावना का सर्वोपरि विषय था। इसी भाव भूमि पर वे चढ़ती जवानी को प्राणोत्सर्ग का संदेश देते थे। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, रीत मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अपने जीवन दर्शन के अनुरूप ही वे मातृभूमि की पूजा का दोना बलिदान के रक्त से भरा हुआ देखना चाहते थे। इसलिए जवानी के जोश को जगाते हुए वे उससे अपनी नसों में बहने वाले रक्त का प्रमाण मांगते थे।
जोश और दर्शन में श आएगा। उनकी कविता का अंश देखिए। द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। इसमें लेखक जवानी को भोग विलास का माध्यम नहीं बनाना चाहते, बल्कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए अपनी जवानी मांगते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ कवि ही नहीं रहे, उन्होंने पत्रकारिता भी की है और कहानियां भी उन्होंने लिखी है, निबंध भी लिखे हैं। और उस समय उनकी एक भावना ही प्रमुख होती थी, वह थी राष्ट्रीयता की। और जब देश गुलाम था तो हर व्यक्ति या लेखक, कवि, समाज के सभी व्यक्ति अपने अपने तरीकों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश की बलिवेदी पर निछावर होने के लिए तत्पर थे। अगला अध्याय आपका है विज्ञान, परिभाषा, शाखाएं, संक्षिप्त इतिहास। कोई भी देश अगर विज्ञान के साथ नहीं चलेगा तो वह देश अन्य देशों से पिछड़ जाएगा। आज हम विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी कहा जाए तो क्रमबद्ध और विशिष्ट अध्ययन का नाम भी विज्ञान है। वैसे विज्ञान की दो शाखाएं हैं, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम 4 भागों में बांटते हैं, राजनीति, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र। और आप देखिए, जब हम किसी समाज में रहते हैं तो इनमें से किसी भी चीज से दूर जा ही नहीं सकते, यानी विज्ञान हमारे जीवन में रच बस गया है। प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग होते हैं, एक होता है जीव विज्ञान और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान, जिसमें जंतु अर्थात जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के भी 3 भाग हो जाते हैं, गणित, भौतिक और रसायन। वैदिक ऋषि मेघातिथि ने सर्वप्रथम अंकों का उल्लेख किया। संख्या, उसके गणितफल, उनके अंक गणित के आधार थे। दशमलव की खोज भारत में 150 ईसा वर्ष पूर्व हुई। और आप कह सकते हो कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह गणित से दूर जा ही नहीं सकता। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम ब्रह्मांड में विद्यमान वस्तुओं, क्रियाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन देखते हैं या करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों, प्रभावों के विभिन्न प्रकारों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की बहुत सारी उप शाखाएं हैं, जैसे भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भूगर्भ रसायन, जीव रसायन, विद्युत रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, रेडियो रसायन। अब अगला अध्याय है सपनों की उड़ान, APJ अब्दुल कलाम। सपने कौन नहीं देखता? जीवन में सभी सपने भी देखते हैं और कल्पनाएं भी करते हैं, पर सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पित कर देते हैं या उस ओर लग जाते हैं। डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, परिश्रमी, लगनशील, व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डॉक्टर आर वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट का बनाने का कार्य किया। इसरो में अनेक पदों पर कार्यरत रहे मिसाइल मैन कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 डॉक्टर अब्दुल कलाम
को भारत रत्न की गरिमामय उपाधि से अलंकृत किया गया। 1998 में उनकी कुशल निर्देशन में पोखरण में अनेक परमाणु बम विस्फोट करवाए उनकी अभूतपूर्व सिद्धि ने न केवल वैज्ञानिक कलाम की कीर्ति में 4 चांद लगाए, बल्कि डॉक्टर कलाम भारत में परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में प्रख्यात हो गए। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, या आपने सुना होगा कि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। जिसके पास हौसले होंगे वो कहीं बहुत दूर तक उड़ान भर सकता है। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन देखा जाए तो आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है। सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने देखा होगा कि 2 पत्थर टकरा रहे हैं तो आग की चिंगारी पैदा हो रही है, या 2 पेड़ों के टकराने से आग पैदा हो रही है। और उसने बहुत सारी चीजें प्रकृति में होते हुए देखी होंगी, कुतूहल जागा होगा और उन्हें उसने जानने की कोशिश भी की होगी। शून्य के आविष्कार का श्रेय तो भारत को ही जाता है। दशमलव और शून्य दोनों ही भारत की देन है। बाईसाइकिल, जिसको हम साइकिल कहते हैं, इससे सभी देश परिचित हैं और इसको चलाने में किसी भी तरह के खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेलगाड़ी सबसे पहले भाप के वाष्प इंजन के द्वारा चलाई गई और आज चलते चलते वह रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी के रूप में बदल गई है। यानी कहा जा सकता है कि हमेशा परिवर्तन या उसमें नए नए आविष्कार होते चले जाते हैं। मुद्रण यंत्र कहा जाता है कि सबसे पहले छपाई का काम चीन में हुआ था। विद्युत के बिना तो हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज हम और आप जिस रूप से जुड़े हुए हैं वह विद्युत का ही करिश्मा है। मोटर गाड़ी, वायुयान, वायुयान के लिए तो कहा जाता है कि लोगों ने चिड़ियों को उड़ता हुआ देखा होगा और उन्हें भी उड़ने की इच्छा जागृत हुई होगी और उन्होंने उस दिशा में प्रयास किए। फोटो चित्रण, चलचित्र या सिनेमा, टेलीफोन अथवा दूरभाष, रेडियो एवं टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब आज हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं और इसके बिना हम अपने आगे के जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद आपका अगला अध्याय है त्रुटि संशोधन या अशुद्धियां संशोधन। संशोधन यानी किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है। अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे उच्चारणगत तथा वर्तनीगत। जब हम बोलने में गलतियां करते हैं तो यह अशुद्धियां उच्चारणगत कहलाती हैं, और जहां लिखने में गलतियां करते हैं वह वर्तनीगत अशुद्धियां कहलाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए रण और रंग। विष्णु के स्थान पर अगर विष्णु बोला जाए तो यह उच्चारणगत अशुद्धि भी होगी, और यदि हम इसी तरह से लिखते भी हैं तो यह वर्तनीगत अशुद्धि के अंतर्गत भी कहलाएगा। इसी तरह से ऋग ऋषि का भी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर के शामिल हुए हैं, वहां तो हम लिखने में कहीं कहीं सही लिखते हैं, पर अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से अब हम ऋतु की जगह पर ऋतु लिखते हैं। इसी तरह से आप देखिए उच्चारणगत अशुद्धियों में, जैसे हम बोलते हैं 11, 12, 13, 14 और होता है 11, 12, 13, 14। दूसरा प्रकार है शब्दगत अशुद्धियां। इसमें जैसे सौंदर्यता है तो सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है। माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है। ऐसी अनेकानेक शब्दियां, अनेक अशुद्धियां हम प्रायः शब्दगत के अंतर्गत कर जाते हैं। शब्दार्थगत अशुद्धियों के अंतर्गत जैसे कई बार हम कहते हैं राम को आटा पिसाना है। आटा नहीं पिसता है, गेहूं या अनाज पिसेगा। एक फूलों की माला लेकर आओ
तो एक फूलों की माला नहीं हो सकती, फूलों की एक माला हो सकती है। वाक्यगत शुद्धियों के अंतर्गत कारक, अर्थात आपको मालूम होगा कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से आदि, तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वह वाक्यगत अशुद्धियों के अंतर्गत आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अचानक उसके सीने पर दर्द हुआ, तो सीने पर दर्द नहीं होगा, अचानक उसके सीने में दर्द होगा। अब हम इकाई 2 में देखते हैं शिरीष के फूल। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काम भी किया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार कहलाते हैं। उन्होंने ललित निबंध, वैचारिक भी लिखे हुए हैं। शिरीष के फूल को लेकर तो वह कहते हैं कि शिरीष का फूल जीवन की अपराजयता का प्रसार करने वाला, शिरीष का फूल जेठ माह की जलती धूप में भी कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। दूसरा है विकास का भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल संपत्ति जोड़ने का नहीं, बांटने का है। भारतीय समाज की मूल इकाई कुल है। कुल रक्त संबंधों या फिर कर्म कांडों के प्रतीक से जुड़े हुए थे। आपको मालूम होगा कि हर्षवर्धन प्रतिवर्ष अपनी आय का सारा भाग दान में दे दिया करते थे, और जब यमुना से बाहर स्नान करके बाहर आते थे तो उनकी बहन राजश्री द्वारा दिए हुए वस्त्र ही उनकी कुल पूंजी हुआ करते थे। निबंध लेखन की कला। निबंध वैसे देखा जाए तो व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध सबसे महत्वपूर्ण विधा है। निहि प्लस बंध बराबर होता है निबंध, अर्थात सम्यक रूप से बंधा हुआ। सुव्यवस्थित निबंध के 4 गुण अपेक्षित हैं। सबसे पहले आ जाता है विषय सामग्री की विशदता, विषय वस्तु का संयोजन, विषय के अनुकूल भाषा का प्रभाव और प्रभाव क्षमता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है या उसका व्यक्तित्व झलकता है। आपको निबंध लिखना तो आता ही है। प्रस्तावना या भूमिका, मुख्य अंश या विषय वस्तु, विषय विस्तार और अंत में उपसंहार या अंत निबंध के अंग होते हैं। वैसे देखा जाए तो निबंध 5 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और साहित्यिक निबंध। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम विचारात्मक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें विवरण का उल्लेख नहीं होगा या वर्णन नहीं आएगा या भावात्मक नहीं होगा, साहित्यिक नहीं होगा। ये सारे विचार इस निबंध से उस निबंध या उस निबंध के प्रकार से उस निबंध के प्रकार में आसानी से पहुंच जाते हैं। आपका अगला अध्याय है संधि, समास, संरचना और प्रकार। संधि आपको मालूम ही है किसे कहा जाता है? जहां पर 2 स्वर आपस में मिलकर के विकार पैदा करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर आ प्लस आ मिल जाए, आ प्लस ई हो, आ प्लस ऊ हो जाए, तो उसके योग से जो अगला वर्ण बन रहा है उसे कहा जाता है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि मतलब जहां पर आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ या ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ आदि आकर के दीर्घ में बदल जाए। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, महा प्लस आशय बराबर महाशय। गुण संधि में नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिलकर के ए बन गया है नरेंद्र। वृद्धि स्वर संधि 1 प्लस 1, आ प्लस ए मिलकर के ऐ की मात्रा में बदल गया है, एक एक।
यण संधि नी प्लस अन बराबर न्यून, यहाँ पर ना पूरा है, हलंत लगेगा। इति प्लस आदि इत्यादि। अयादि संधि में पौ प्लस अक पावक। अब हम देखते हैं समास। सम प्लस आस, जहां दो पद पास पास आकर के बैठ जाते हैं उसे कहा जाता है समास। समास बनाते समय बीच में से जो संयोजक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है या कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में समास की चार स्थितियां बनती हैं। कभी कभी प्रथम पद प्रधान होता है, या जिसे हम कह सकते हैं पूर्व पद। कभी कभी उत्तर पद प्रधान होता है, और कभी दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, उनसे निकलने वाला कोई अर्थ विशेष प्रधान होता है, और कभी कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास दो पदों के जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संधि विग्रह होता है, और समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है कि जहां पर पहला पद किसी भी स्थिति में एक सा ही बना होता है। इसका पहला पद अव्यय रहता है। व्यय यानी खर्च होना, अव्यय यानी जो हमेशा प्रत्येक स्थिति में एक सा ही बना रहे, उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रति, यथा एक जैसे ही रहे। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, शीश महल, शीशे का महल। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है। जैसे भव सागर, नील कमल। दिगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, दोराहा, तिराहा, नवग्रह, नवरात्र आदि। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पदों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि इनसे निकलने वाला अर्थ विशेष प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, दशानन, लंबोदर आदि। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, दाल चावल, भाई बहन आदि। अगला अध्याय आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का। पद के साथी में उन्होंने लिखा है। निराला अपने युग की विशिष्ट प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। अतिशय विद्रोही, क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी निराला जी रहे हैं। महादेवी वर्मा ने एक दिन उनकी सुनी कलाई को देखकर पूछा, रक्षाबंधन का दिन था, कि आज आपको किसी ने राखी नहीं बांधी। तो निराला जी का उत्तर था, हम जैसे भुक्कड़ को कौन अपना भाई बनाएगा। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता, जूही की कली जैसी रचनाओं को देने वाले निराला का उम्र विरोध ही होता रहा। उन्होंने साहित्य जगत को आत्मकान छंद दिया, जिसको लोगों ने विरोध के फलस्वरूप केचुआ छंद भी कहा, रबड़ छंद भी कहा। निराला की मृत्यु के उपरांत किसी कवि ने कहा था, सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है, काव्य के सिंधु पर वाणी की लहर बाकी है, क्या बहुत रोशनी को ढक लिया अंधेरों ने, दीप तो बुझ गया, किरणों का सफर बाकी है, किरणों का सफर बाकी है। अब के इकाई 3 में आपको मांडव के बारे में पढ़ना है, और ये यात्रा वृतांत है पंडित राम नारायण उपाध्याय का लिखा हुआ। जब इस यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे,
बल्कि मांडव की ही सैर करने पहुंच गए हैं। मांडव समुद्र की सतह से 2079 फुट ऊंची विंध्य की पहाड़ी पर स्थित है। मांडव की इमारतों में सबसे बड़ी इमारत जामा मस्जिद इबादत के लिए सबका स्वागत करते हुए एक सुदृढ़ आस्था और विश्वास पर किसी शुभ दिन की प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। आपको मालूम होगा कि सौंदर्य एवं कला की देवी बुद्धिमती देवी रानी रूपमती ने यमुना दर्शन और यमुना स्नान की शर्त पर ही शक्तिशाली राजा बाज बहादुर से शादी की थी और उन्होंने रानी की इस बात को पूरा भी किया, या उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा निभाया भी। अगला अध्याय आपका है हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानक का अर्थ ही होता है कि जो भाषा सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकृत हो, सर्व प्रतिष्ठित हो, या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जिसको मान्यता प्रदान की गई हो, उसे मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा में कई बार जब भाषा में दो दो तीन तीन रूप प्रचलित हो जाते हैं, तब किसी एक रूप को प्रमुखता दे दी जाती है और प्रमुखता उसी को दी जाती है जिसको पढ़ा लिखा समुदाय बोलने वाले अधिक हो, उसे हम मानक मान लिया करते हैं। हिंदी भाषा को अगर हम देखें तो हिंदी भाषा मानक बन चुकी है और हर भाषा के अपने तत्व भी होते हैं। ऐतिहासिकता होती है, जीवंतता, व्याकरण निष्ठ होती है और स्वायत्तता। देखा जाए तो मानक भाषा में ये सारे तत्व विद्यमान है। कोई भी भाषा जीवित तभी होती है जब वह समय के साथ साथ चल रही हो, जब वह हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली हो। तो हिंदी भाषा में जीवंतता का गुण भी है, व्याकरण भी है, उसमें उसका अपना व्याकरण भी है, उसकी अपनी सत्ता भी है और उसमें बहुत सारे ग्रंथों का सृजन भी हुआ है। अगला अध्याय है भारतीय कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है और विश्व में भी कृषि विकास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना चुका है। कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ ऑल कल्चर। 20वीं शताब्दी में 1900 के बाद कृषि में 3 बृहद एवं विभिन्न क्रांतियां हुई। प्रथम चरण 1950 से 68 तक का है, पूर्व हरित क्रांति युग जिसको कहा गया है, जिसमें था कम पूंजी निवेश एवं कम उत्पादकता तकनीक। द्वितीय चरण में था हरित क्रांति युग, उच्च तकनीक, अधिक पूंजी निवेश और अधिक कृषि उत्पादकता। तृतीय चरण 1988 से 99 तक चला, इसको हम कहते हैं उत्तरार्ध हरित क्रांति, अधिक पूंजी निवेश एवं उच्च उत्पादकता का कृषि में टिकाऊपन। अगला अध्याय आपका है जीवन, उद्भव और विकास। ये प्रश्न बहुत पहले से लोगों के दिमाग में आया होगा कि इस पृथ्वी पर पहले कौन आया। हमारे भारत में हम ये मानते हैं कि यह एक ब्रह्मांड है और इसमें रहने वाले सभी जीव ब्रह्मा के अंश हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। प्राचीन यूनानी धारणा थी कि जीवन वाह अंतरिक्ष से दृढ़ बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी के ऊपर आया। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जीवन जड़ पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो गया। 17वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि जीव स्वतः जनन से उत्पन्न है। तो यह माना कि पसीने से भीगी कमीज तथा गेहूं के भूसे को एक साथ रखने से 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हर देश के लोग यह जानने की कोशिश करते रहे
कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है। 1668 में इटली के फ्रांसिस्को रेडी ने मक्खियों पर प्रयोग सिद्ध कर किया कि नई मक्खियां अंडों से ही विकसित होती हैं। यानी हमारी जो पूर्व धारणाएं थी कि ऐसे ही जीवन चला आ रहा है या चलता चला जाएगा, वो धारणा खत्म हो गई। लुई पास्चर फ्रांस के थे। उन्होंने ये माना कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। जैव विकास को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने अपने वाद प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्रमुख हैं फ्रांस के जीन बैप्टिस्ट लेमार्क 1744 से 1899, इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन 1809 और से 1882, अल्फ्रेड रसेल वेलेज 1823 से 1913, बीजामन ह्यूगो डी वेरीज, पेरिज नहीं है यहाँ पर वेरीज है, ऑक्सले डोबजेल्स्की और सिम्पसन, ये प्रमुख हैं जिन्होंने अपने अपने वाद जीवन को लेकर के प्रस्तुत किए थे। वैसे भी माना जाए तो जीव संघर्ष 3 प्रकार का होता है। अंतरजातीय संघर्ष, आंतरजातीय और पर्यावरणीय। अंतरजातीय संघर्ष उसको कह सकते हैं जहां पर कुत्ते आपस में लड़ते हो, मनुष्य आपस में लड़ते हो, अर्थात कहा जा सकता है कि एक ही जाति एक ही समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हो। दूसरा है आंतरजातीय, यानी अपनी जाति के बाहर, जैसे कुत्ते और बिल्ली को लिया जा सकता है, सांप और नेवलों को लिया जा सकता है आदि। पर्यावरणीय में भी जीव संघर्ष करते रहते हैं, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी सूखा, कभी गर्मी। तो वही प्राणी जीवित रह सकता है जो कि प्रकृति से अपने आप को संघर्ष करके अपने आप को जीवित रख सके। आपका अगला अध्याय है जनजातीय जीवन। संविधान में सूचीबद्ध जातियों की संख्या 212 है और इन जातियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। जनजातीय निवास और अर्थव्यवस्था अगर हम देखें कि पूरे भारत में यह कहाँ रहती है, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां, जिसमें हिमखंड और वन क्षेत्र आते हैं। दूसरा है मध्य क्षेत्र की जनजातियां, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियां, चौथा है दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां। जनजातीय गौरव पुरुष और ओजस्वी नारियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निभाई है। रानी दुर्गावती गौंड रानी थी, जबलपुर की थी और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए बहुत कार्य किया। फूल कुंवर देवी ने तो अपनी एक स्त्री सेना बनाई थी जो पुरुष वेश में अंग्रेजों से मुकाबला लिया करती थी। टंटिया भील के नाम से तो आप सब परिचित ही होंगे, जिन्हें टंटिया मामा बच्चे कहा करते थे। बिरसा मुंडा। ऐसा नहीं है कि इन जनजातीय जीवन जीने वालों का जीवन बहुत आसान हो, इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहली मुश्किल तो आ जाती है, समस्या की वजह जो है, अशिक्षा, रुग्णता, शोषणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, विस्थापन का संकट, हिंसक जानवरों के हमले, देह व्यापार, पलायन, धर्मांतरण, आंदोलन के शिकार आदि। वैसे भी देखा जाए, यदि अशिक्षा होगी तो व्यक्ति अपने समाज का, खुद का, देश का विकास ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि वह चीजों को ठीक तरीके से समझने में असमर्थ होता है। अशिक्षा की वजह से ढेरों बीमारियों से भी उसको जूझना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि गांव में छोटे बच्चों को माता या चेचक निकल आती है और वो देवी को जल चढ़ाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उसमें कई बार बच्चे अंधे तक हो जाते हैं। चूंकि रोजगार का साधन इनके पास अच्छा नहीं होता है
पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए इनका शोषण भी ज्यादा होता है। ऋण इन्हें लेना पड़ता है, साहूकार ऋण दे देता है और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याज चलता चला जाता है, चुका नहीं पाते हैं और पूरा का पूरा परिवार कई बार पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूरी या बेगारी करते रहते हैं, मालिक का मैला उजला काम करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास योजनाएं बनाई गई है, शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं भी उनको दी गई है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। सन 1915 में प्रकाशित पत्रिका सरस्वती में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दूसरी कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई। इस कहानी ने वस्तु जगत के यथार्थ और सजीव चित्रण, पात्रों के आंतरिक बाह्य उत्कृष्ट सौंदर्य, भाव जगत की उदारता, प्रेममय त्याग, बलिदान की स्वर्गिक छटा और चित्रात्मक भाषा आदि अनेक विशेषताओं के कारण हिंदी पाठकों के चित्त को सहसा आकृष्ट कर लिया और यह कहानी जगत में मील का पत्थर साबित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी हैं। उन 3 कहानी में से उसने कहा था, कहानी संसार में चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमर हो गए। आपको इकाई 4 में महाजनी सभ्यता प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध के बारे में पढ़ना है। महाजनी सभ्यता में तो सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। इस सभ्यता का सिद्धांत है बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय है। पैसे भी देखा जाए तो व्यवसाय या पैसे के आगे तो कहा भी जाता है बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। मुहावरे और लोकोक्तियां, इनसे आप अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि हम बोलचाल में, दैनिक व्यवहार में इन सब का प्रयोग करते रहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। जैसे सिर पर कफन बांधना, ईद का चांद होना, अपना उल्लू सीधा करना, दाल में काला होना, मन के लड्डू फोड़ना आदि मुहावरे आप प्रयोग करते ही हैं। लोकोक्तियां, लोक प्लस उक्ति, लोक में कहे गए कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। इसका एक नाम कहावत भी है। और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर यह है कि मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में से यदि कोई शब्द हटा दिया जाए तो वह अपना अर्थ नहीं दे पाता है। जैसे छठी का दूध याद दिलाना, उसकी जगह 7वीं नहीं कहा जाता, 8वीं नहीं कहा जाता, 3 2 5 करना आदि। कुछ लोकोक्तियां देखिए, अब पछताए होठ का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऊंची दुकान फीका पकवान, अंधों में काना राजा, घर का भेदी लंका ढाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगला अध्याय आपका है सौर मंडल। सूर्य के साथ 9 ग्रह, उसके उपग्रह, कुछ अवांतर ग्रह, अवांतर यानी क्षुद्र ग्रह, तो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे सूक्ष्म आंखों से अपनी रंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित है। सौरमंडल बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम, ये सौरमंडल या सूर्य मंडल के 9 ग्रह हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, यम, अरुण आदि। उपग्रह, अवांतर ग्रह, धूमकेतु, उल्का नक्षत्र आदि का अध्ययन इसमें आप
करेंगे। अगला है ब्रह्मांड और जीवन। ब्रह्मांड यानी हम जिस पृथ्वी, वायु, आकाश यानी तारामंडल और परिवेश में सांस लेते हैं, वह हमारा ब्रह्मांड है। ग्रीस, चीन, मिस्र, भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड सभी देशों में ब्रह्मांड संबंधी व्यापक अध्ययन होता रहा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों ने दो सिद्धांत माने हैं। एक है स्थायी अवस्था सिद्धांत। कुछ लोगों का यह मानना है, जिसमें आपके जयंती नार्लिकर वैज्ञानिक भी शामिल हैं, कि पृथ्वी जैसी थी, ब्रह्मांड जैसा था, हमेशा वैसा ही बना रहेगा। दूसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। तारे, ब्लैक होल, तारामंडल, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, गैलेक्सी, आकाश गंगा, ये सब आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा इस अध्याय में, और आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्रह्मांड में जीवन किस तरह का है, जीव सबसे पहले कहाँ आया, किस तरह से विकास किया, और विकास होते होते वह कहाँ तक पहुंच गया, और आगे अभी कहाँ तक उसे जाना भी है। अगला अध्याय है संक्षिप्तियां यानी एब्रिविएशन। वास्तविक अर्थ में संक्षिप्तियां अभिव्यक्ति की सुविधा की प्रवृत्ति से उपजी एक कला है, जैसे टीटी नगर, बीए, एमए आदि। संक्षिप्तियां यानी संक्षिप्तीकरण ये दो प्रकार की होती हैं, मौखिक और लिखित। जब हम जिन संक्षिप्तियों का बोलने में प्रयोग करते हैं और वह अपना पूरा अर्थ देती हैं, उन्हें कहा जाता है मौखिक संक्षिप्ति। भेल, द्रुमुक, भाजपा ये अपना पूरा अर्थ देती है। लिखित संक्षिप्ति, जब हम लिखने में जिन संक्षिप्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखित संक्षिप्ति कहा जाता है, जैसे यूपी, एमपी, यूजीसी आदि। अगला अध्याय आपका है शिकागो व्याख्यान, जो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व महासभा में दिया था, विश्व धर्म महासभा में दिया था। विश्व धर्म महासभा में विवेकानंद जी धर्म की पताका पर लिखे होने की बात करते हैं, और वह सभी लोगों को संदेश देते हैं कि सहायता करो, लड़ो मत, परभाव ग्रहण ना कि परभाव विनाश, समन्वय और शांति ना कि मतभेद और कलह। होता यह है कि हर व्यक्ति, हर देश अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ बताता है। एक कहानी उनकी याद आती है कि एक बार एक मेंढक कहीं, समुद्र का मेंढक कहीं बाहर से एक कुएं में आकर के गिर गया। कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, तुम कहां से आए हो? तो उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। उसने पूछा, समुद्र कितना बड़ा होता है? उसने कहा, समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो उसने कहा, इस कुएं के पूरे जल के बराबर? बोले, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कहीं बहुत 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 बड़ा होता है। तो कुएं के मेंढक ने कुएं में एक और छलांग लगाई, बोले, इतना बड़ा होता है? बोले, नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर उसने दूसरी ओर लगाई, इतना बड़ा? समुद्र के मेंढक ने कहा, नहीं। फिर तीसरी ओर लगाई। ऐसा उसने जब बहुत बार किया और हर बार समुद्र का मेंढक जब ये कहता रहा नहीं, तो उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, समुद्र इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि हम अगर अपने धर्म तक ही सीमित रहेंगे तो हम दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को जान ही नहीं पाएंगे। तो होना ये चाहिए कि हमें शांति और समन्वय का संदेश, सब धर्मों के साथ समन्वय का संदेश, सब जातियों के साथ, देशों के साथ पहुंचाना होगा, ना कि हम सिर्फ
खूब मनरूप बने रहे। इकाई 5 में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, उसमें प्रमुख दुर्ग, राजमहल, संग्रहालय, सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय है फिल्टर तो चाहिए ही। डॉक्टर देवेंद्र दीपक का निबंध है और उनका ये मानना है फिल्टर आज एक सामाजिक आवश्यकता है। यह फिल्टर चाहे धार्मिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर जगह फिल्टर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अगला अध्याय आपका है भारतीय वनस्पतियां और जीव। हमारे प्रमुख पेड़ पौधे हैं महुआ, नीम, पीपल, वटवृक्ष, आंवला, तुलसी, आम, पलाश, बिल्व, नारियल। महुआ के फूल में 108 पत्तियां होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। नीम को तो आधा वैद्य ही कहा जाता है। पीपल के बारे में भी